लेकिन अगर नहीं आखिरी चीज़ में, तो युद्ध के लिए भी आज अवाम तैयार हो गई, इतनी मजबूर है कि अवाम चाहती है भाई युद्ध ही हो जाए, एक बार मसला ख़त्म हो जाए। कोई मुझे अपनी मिट्टी से, मुझे अपने वतन से प्यार होगा, मैं कभी नहीं भागूंगा, चाहे मेरे घर के घर उजाड़ दो। दिल्ली में जो सजदा टेकती है, जो मत्था टेकती है, उसकी सरकार बनाने के लिए उन तमाम चुने हुए लोगों को अपनी जेल में बंद किया और टॉर्चर किया और मारा। अमित शाह जान क्या दे रहे? जान तो हमारे कश्मीरी दे रहे हैं। उनको इनकाउंटर कर दिया और फिर मीडिया, नेशनल मीडिया पे चला दिया कि पाकिस्तान के जैश मोहम्मद के खूनखार 3 आतंकवादियों को मार दिया। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पर आज एक मांग है, जो मांग शुरू हुई 3 साल पहले 5 अगस्त 2019 का वो दिन था जब संसद से जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पास हुआ और आर्टिकल 370 निष्क्रिय कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वहाँ से निष्क्रिय हो गया और इफ़ेक्ट में नहीं रहा। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में एक ऐसा काल आया जहाँ पर, जिसको आप अंधकार काल भी कह सकते हैं, जैसे मैं अंधकार काल कहता हूँ। कोई इंटरनेट नहीं, कोई सुविधा नहीं, लॉकडाउन और पूरी तरीके से सुरक्षा बलों की मदद से वहाँ पे रहने वालों पर ऐसी स्थिति बनाई गई कि वे सांस भी सुरक्षा बलों की सहमति के बिना नहीं ले सकते थे। इसको आप अतिशयोक्ति कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो दमन इस वक्त हो रहा है और कई सालों से जो होता आया है, उसको अतिशयोक्ति ही कहा जाएगा। आप इस वक्त एक पोस्टर देख सकते हैं। पोस्टर पर लिखा है सेव जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जो तस्वीरें यहाँ पर लगी हैं वो तस्वीरें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और शायद शब्द काफ़ी नहीं हैं इन तस्वीरों को बयां करने के लिए। एक बच्चा है जो रो रहा है, एक व्यक्ति है वो भी रो रहा है, लेकिन इन दोनों लोगों के रोने में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि उस बच्चे को पता नहीं है उसके साथ हो क्या रहा है, और जो व्यक्ति है जो रो रहा है उसे पता है कि उसके साथ होने क्या वाला है, और आज तक जो होता आया वो पूरा दमन वो आंसुओं के ज़रिए बाहर आ रहा है। ये जो तस्वीरें लगी हैं ये कश्मीर के आम शहरियों की है, जो ये पूरा, और यहाँ पर इसको अपवाद न समझिएगा। जो भी कश्मीर से खबरें आती हैं वो फ़िल्टर होकर आप तक आती हैं। अगर आप टीवी देखते हैं तो, अगर आप थोड़ा बहुत डिजिटल मीडिया भी देखते हैं तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो सकता है कि कश्मीर में असल में हो क्या रहा है और होता क्या आया है। असंख्य लोगों की जान गई है, असंख्य लोगों का रोज़गार गया है और असंख्य ज़िंदगियाँ उस दर्द से गुजर रही हैं जो दर्द कभी उनकी पूरी ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। लेकिन तब भी एक माहौल ये बनाया जाता है कि कश्मीरी भारत के हक़ में नहीं है। मैं ये सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि एक नागरिक अपने देश के हित में कैसे नहीं हो सकता। असल में ये संदेश है कि कश्मीर की ज़मीन तो हमारी है, लेकिन कश्मीर के लोग हम अपने नहीं बना पाए। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा वकारज भट्टी नाम। कहाँ से हैं? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से हैं जी सर। देश के गृह मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि हम कश्मीर के लिए जान तक दे देंगे। जी। तो ये कॉन्ट्रास्ट कैसे है कि एक गृह मंत्री बोल रहे हैं कि हम जान तक दे देंगे और उसी राज्य के लोग आ जाके हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं? वो जान देते हैं हमेशा अपने फ़ायदे के लिए। हाँ। वो कहते हैं कि हम कश्मीरियों को मार देंगे, जेलों में डाल देंगे और फिर उसके बाद हम जान देंगे। उसके बाद क्या जान देंगे, जब पूरे को सबको मार के कौन सी जान दे रहे हैं आप? जान देना क्या होता है कि कश्मीर की आवाम के लोगों के बारे में, उसकी प्रजा के बारे में क्या कर रहे हैं आप, वो उसको बोलते हैं जान देना कि हम कुर्बानी को देंगे। अब कौन सी कुर्बानी दे रहे हैं आप? आपने 370 को ख़त्म करने दिन पार्लियामेंट में आपने एक स्पीच की थी और आपने बोला था कि हम नया कश्मीर दे रहे हैं, हम अमन लाएंगे कश्मीर में। अब गोली नहीं चलेगी, अब पत्थर नहीं चलेगा, अब कुछ नहीं होगा कश्मीर में। अब हम पाकिस्तान को भी दिखा देंगे और वहाँ का कश्मीर भी लेके आ जाएंगे। ठीक है, पूरे कश्मीर को जेल बंद कर दिया। जेल बंद करने का डिबेटें हुई, चर्चाएं हुई, दुनिया भर में सब कुछ हुआ, लेकिन कश्मीरियों को जेलें मिली। 15,000 से ज़्यादा जेल में थे। 40-50 दिन मैं खुद जेल में रहा हूँ। दिल्ली में था, उसके बाद मैं खुद जेल में चला गया, 8 महीने जेल में रहा। क्यों जेल में रखा गया था? मुझे इसलिए जेल में कि मैं हक पे बात करता था। यहाँ दिल्ली में बैठता था, जम्मू कश्मीर में पहुंचा, जेल में डाल दिया। क्या धारा लगाई थी आपके ऊपर? मेरे पे देशद्रोह लगाई थी। बाद में डिस्चार्ज होगी 6 महीने बाद कोर्ट से। वो डिस्चार्ज हो गई, मतलब फेक थी वो, बिल्कुल एक खाली फंसाने के लिए था। उसके बाद मैं 6 बार जेल में गया हूँ। अभी भी मैं ये देख लीजिए कि मैं 2.5 साल से शूज़ नहीं पहन रहा हूँ जब से मैं जेल से आया हूँ।
ये मेरी डिमांड है, प्रोटेस्ट कि मेरे तमाम कैदी जो 15,000 से ज़्यादा अपने अलग अलग रियासतों में जेलों में बंद किए हैं उनको रिलीज़ करें। UAPA PS से काले कानून वहाँ से ख़त्म करें। इन चीज़ों के लिए ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ जर्नलिस्ट के साथ जो हो रहा है, जो एक्टिविस्ट जमात इस्लामी उलमा हजरात के साथ हो रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए मैं एक प्रोटेस्ट कर रहा हूँ पीसफुल, कि कम से कम मैं अगर बोलूँगा तो जेल में डालते हैं, क्या पता जूते उतारें तो शायद शर्म आ जाए इनको, लेकिन 2.5 साल से शूज़ उतार के चल रहा हूँ और आगे भी। ये आज जब इतना मजबूर हो गया तो जब मैंने सोचा कि नहीं, हमें हंगर स्ट्राइक पे जाना चाहिए। कुछ साथी आए, कुछ दिल्ली से OP शाह साहब आए, XMLA साहब आए मध्य प्रदेश के, इन्होंने हमारा सपोर्ट किया, शुक्रिया किया। हम चाहते हैं पूरे भारत के अवाम से कि इस मजलूम को हम का साथ दें। वो मीडिया पे वाई देख के, जो गोदी मीडिया है, मैं भी उस पर डिबेट करता हूँ, मुझे भी पता है वो कितना झूठ बोलते हैं, ठीक है। उस मीडिया की न्यूज़ों को देख के भरोसा मत कीजिएगा। कोई आतंकवाद नहीं है जम्मू कश्मीर में। जो आतंकवाद है सर, अगर आतंकवाद हो तो मैं बताता हूँ कौन सा आतंकवाद ये बता रहे हैं। ये 3 लड़के यहाँ फोटो लगा होगा, अब जरूर कैमरामैन को बताइए कि कैमरामैन दिखाए। ये 3 लड़के हैं, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट। 3 मजदूर जो शोपियान में काम करने गए थे, इनको गोली मार दी, इनको इनकाउंटर कर दिया और फिर मीडिया, नेशनल मीडिया पे चला दिया कि पाकिस्तान के जैश मोहम्मद के खूनखार 3 आतंकवादियों को मार दिया। अच्छा। लेकिन जब पिक्चर सामने आई तो पता चला ये हमारे रजौरी के 3 मजदूर थे जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम मजदूर थे, बेचारे बच्चे थे, 15 दिन से मजदूरी करने के लिए गए थे। फिर जब शोर उठा, आवाज़ उठने लगी दुनिया भर में। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं। देखिए सेना के जवान जेल में हैं, इस पर कैप्टन खुद जेल में है, चौकी ऑफिसर जो है वहाँ पोस्ट में जो इंचार्ज था वो जेल में है, उसके साथ 3 बाकी लोग भी जेल में हैं। जुडिशल इंक्वायरी हुई है, अलजीत के घर में जाके इनको मुआवजा दिया है। इन 3 बच्चों का इनकाउंटर फेक इनकाउंटर में मारा है। ऐसे हज़ारों फेक इनकाउंटर हुए हैं। वो हैदरपुरा में फेक इनकाउंटर हुआ है। वो ये राहुल भट्ट, ये कौन है? ये कश्मीरी पंडित है ना। हम किसी के खिलाफ नहीं है, इसको मारा गया, किसने मारा है? हम किससे जवाब मांगेंगे ना। हमने तो जवाब सरकार से मांगना कि मेरा कश्मीरी पंडित, मेरा मुसलमान, मेरी वो सिख बहन, नॉन गनमैन कौन है मारने वाले, जिन्होंने भी मारा। लेकिन मेरी बहन को मारा, मेरे भाइयों को मार रहे हैं ना। किसको मार रहे हैं? मेरे प्यारे, मेरे वतन के, मेरे लोगों को, मेरे अजीज़ों को गोली लग रही है ना। अमित शाह जान क्या दे रहे हैं? जान तो मेरे कश्मीरी दे रहे हैं, मेरा सिख दे रहा है, मेरा मुसलमान दे रहा है, मेरा हिंदू दे रहा है। हम जेलों में जा रहे हैं, कौन सी अमित शाह जेल बता रहे हैं? आपने अभी कहा कि कश्मीर में कोई टेररिज्म नहीं है। हमने रिसेंटली भी देखा कि काफ़ी लोकल्स की हत्या हुई है वहाँ पर, है ना, और बताया जा रहा है मिलिटेंट्स ने उनकी हत्या करी है। तो क्या आप उसको, ऐसा तो नहीं है कि हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? दोबारा से पलायन की बात, खबरें आई थी, तो कुछ एक इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जहाँ पे लोकल्स की हत्या हुई थी, है ना। उसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल थे, मुस्लिम्स भी शामिल थे, और तमाम लोग शामिल थे उसमें। तो उसको ऐसा तो नहीं है कि हम इग्नोर कर रहे हैं? सर यहाँ नेशनल मीडिया पे है, खासकर एक चीज़ को, एक पक्ष को दिखाया जाता है कि देखिए कि कश्मीरी पंडितों को मार दिया। बिल्कुल, मैंने बोला राहुल भट्ट को मारा। और कश्मीरी शोपियान में मेरे अंकित भाई ये हंगर स्ट्राइक पे हैं, ये शोपियान में गए थे उनके घर में, जो अभी 5-6 दिन पहले जिसको मारा गया वहाँ। मतलब अगर 10 मुसलमान मारे जाते हैं तो 1-2 पंडित कश्मीरी हिंदू भी मारा जाता है, सिख भी मारा जाता है। तो अगर आप मुसलमानों को छुपा देते हैं पर्दे में, मुसलमान जो मरे उसकी चर्चा नहीं होगी। नहीं, मैं दोनों को इंक्लूड करके बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर आप पंडित, सिख, मुस्लिम, ये तीनों जब जिनको भी मारता है, कोई भी मारे, ये हमारे कश्मीरी है ना, ये हमारी रियासत के बेटे हैं, तो तीनों के ऊपर चर्चा बराबर होनी चाहिए और डिस्कशन होनी चाहिए, और उसके बाद एक जजमेंट निकालनी चाहिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट मोदी जी ने क्या कहा था कि अब गोली नहीं चलेगी, अब तो कुछ नहीं होगा, 370 ही सबसे बड़ी जड़ है, ये ख़त्म हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। तो हम चाहते हैं 370 ख़त्म करके क्या अचीव किया, क्या पाया। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि 370 जब था भी, तब कश्मीर को क्या फ़ायदा था? अगर उस टाइम 4 लोग मर रहे थे, 370 के बाद 5 लोग मरने लग गए, बराबर ही था। हम 32 साल से गोली में हैं। 32 से 87 में जब कश्मीर के वो नौजवान उलमे दीन जो चुनाव लड़ रहे थे, जो मास लीडर थे, जो चुनाव जीते, फिर उनको जेलों में बंद कर दिया, जिसमें यासीन मलिक साहब जो अभी जेल में बंद हैं, सैयद सलाउद्दीन जो उस टाइम एक मुजाहिदों की तंजीम चला रहे हैं, मिलिटेंट तंजीम चला रहे हैं, वो उधर बंद थे। ये लोग चुनाव लड़े हुए थे, चुनाव जीते हुए थे। यासीन मलिक पे तो टेरर के इल्ज़ाम है सर मुझे बताइए, जब सरकार ने उस टाइम उन्होंने हथियार उठाया, सबको पता है हथियार उठाना तो कानूनी गलत है ना। सुनिए ना सर, मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि उसमें कोई आप इनाम दीजिए। जब उसको आपने उस टाइम उसने हथियार उठाया, हथियार क्यों उठाया? क्योंकि आपने पुश किया, वो जीते हुए थे,
वो मेन स्ट्रीम में थे, वो चुनाव में इंडियन डेमोक्रेसी पर भरोसा रख रहे थे, वो चुनाव लड़े। आपने उनको हराने के लिए, आपने वहाँ दूसरी सरकार बनाने के लिए अपनी सरकार दिल्ली में जो सईदा टेकती है, जो मत्था टेकती है, उसकी सरकार बनाने के लिए उन तमाम चुने हुए लोगों को अपनी जेल में बंद किया और टॉर्चर किया और मारा। ठीक है, मारने के बाद उन लोगों ने हथियार उठाया, नहीं उठाना चाहिए था, हथियार उठा लिया। उसके बाद कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, मुस्लिम के साथ जो हुआ, सिखों के साथ जो हुआ, वो बहुत लंबी बड़ी कहानी है। ठीक है, आप सबको पता है, भारत को पता है। उसके बाद जो चीज़ें हुई, छोटी छोटी चीज़ें हुई, कश्मीरी पंडितों को बाहर निकलना पड़ा, उसमें किसका रोल था? मैं तो खुलेआम कहता हूँ जगमान का रोल था। अगर मुसलमानों का रोल था तो 90% जगमान का भी रोल था, क्योंकि उस टाइम सत्ता उसके पास थी, पावर उसके पास थी, इधर बीजेपी थी। ठीक है, क्यों निकलने दिया? क्यों उनकी हिफाजत नहीं की कश्मीरी पंडितों की आपने? तो ये तो आपको सोचना था ना। वहाँ तो मुसलमान भी मार रहा था, वहाँ तो सिख भी मार रहा था, वो क्यों नहीं भागा? मुझे अपनी मिट्टी से, मुझे अपने वतन से प्यार होगा, मैं कभी नहीं भागूंगा, चाहे मेरे घर के घर उजाड़ दो। अगर कश्मीरी पंडितों का मरा, नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं, कश्मीरी पंडितों का मरा तो मेरा खुद का भाई मरा हुआ है, 25 गोलियां लगी हुई, लेकिन घर नहीं छोड़ा। मैं उस लॉजिक को सुनिए, मैं मैं उस लॉजिक को सर उनसे छोड़ा उन बेचारों ने नहीं, उनसे छुड़वाया गया, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल लोगों को, पॉलिटिकल जमातों को उनके ऊपर राजनीति करनी थी, वो हो रही है। ठीक है, अब कश्मीरी पंडित आज भी मर रहा है ना, आज भी जाने दे रहा है। उसके बारे में खाली पॉलिटिक्स होती है, टीवी के ऊपर डिबेट होती है। कश्मीर फाइल्स, यानी कि कश्मीर में आर्टिकल 370 रहे चाहे ना रहे, सिचुएशन सेम ही है। ओपी शाह साहब ने अभी ये कहा है मीडिया बाकी वालों को, ये हमेशा पीस के ऊपर काम करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत की पक्ष रखते हैं। ओपी शाह साहब और पूरे भारत को और जो अच्छे लोग हैं उनका ये मानना है कि जब तक इंडिया पाकिस्तान टेबल पे नहीं बैठेगा, आप क्योंकि अब जब भी देखो कश्मीर में गोली चलती है तो हमारी हिंदुस्तान की सरकार, पुलिस ये कहती है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ISI का हाथ। यही सुना ना आपने? अगर पाकिस्तान कश्मीर में हर चीज़ की पीछे पाकिस्तान है, किलिंग के पीछे पाकिस्तान है, लोगों को प्रोटेस्ट करने में, भड़काने में पाकिस्तान है, तो फिर हिंदुस्तान की एजेंसी सरकारें वहाँ क्या कर रही हैं? फिर अगर पाकिस्तान इतना मजबूत है कि वो कुछ भी कर सकता है वैली के अंदर, आज भी राहुल भट्ट को मार सकता है, किसी को भी मार सकता है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं, मैं 72 साल से युद्ध में हूँ ना, हम कश्मीरी, हम चाहते हैं पाकिस्तान से आप बातचीत करें। मैं युद्ध के साथ कभी नहीं हूँ, क्योंकि युद्ध में लोगों की जानें जाती हैं, लेकिन अगर नहीं आखिरी चीज़ में, तो युद्ध के लिए भी आज अवाम तैयार हो गई, इतनी मजबूर है कि अवाम चाहती है भाई युद्ध ही हो जाए, एक बार मसला खत्म हो जाए कोई इन दोनों मुल्कों के बीच। चाहती है युद्ध ही हो जाए। मैं तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है सर, बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, मैं एक्सप्लेन क्यों करता हूँ। ओपी शाह साहब कहते हैं पीस, बिल्कुल मैं इनके साथ हूँ। युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है, मैं भी इनके साथ हूँ, मैं इनके युद्ध किसी मसले का हल नहीं है। हम ये कहते हैं कि ये जो रोज़ का युद्ध है, हर दिन का युद्ध, लाइन ऑफ कंट्रोल में जब फायर होता है, दो तरफ कश्मीरियों की जान जाती है, सेना की जान जाती है, चाहे उसका सेना, चाहे इसका ना, माँ के बच्चों की जान जाती है, कश्मीरियों की जान जाती है। तो सैकड़ों लाखों लोग अभी तक कश्मीर के जाने दे चुके हैं। ठीक है, इंडियन जो आर्मी में थे, CRPF थे, उनकी भी जाने गई, उस पार के लोगों की भी जाने गई हैं। तो किसी भी माँ का बच्चा क्यों मरे, किसी भी बाप, कोई भी बाप क्यों मरे? ठीक है, तो आप इसको फाइनल करने के लिए क्या करोगे? सबसे बड़ी बात है आपके पास डायलॉग, आप बात करें दुनिया। ठीक है, अमेरिका और तालिबान के बीच भी बात हुई, हुई ना, बात हुई। आज वहाँ तालिबान सरकार में, दुनिया में बातचीत से ही मसले हल हुए। तो आप भी पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान एक मुल्क है, तालिबान मुल्क नहीं था, पाकिस्तान एक मुल्क था, उससे बात की अमेरिका ने, बात की दुनिया ने, तो आज मसले का हल निकल रहा है। तो इसी तरीके से इस मसले का भी हल निकालिए ना। तो युद्ध के इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं हो रहा भाई आप लोगों को, तो फिर क्या करना है बताओ? एक फैसला तो होगा ना, दो ही ऑप्शन है ना, या बातचीत या युद्ध। तीसरा क्या आपके पास? या फिर कश्मीरियों को चुन चुन के ऐसे मारते रहोगे? तो ये तो इन दोनों के अलावा आपको कोई और सोल्यूशन नहीं दिखाई देता है क्या? सर जी, इन दोनों ऑप्शंस के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई देता है? बातचीत के बगैर क्या सोल्यूशन है? कि कश्मीरियों से बात की जाए, ये कश्मीरियों से बात की जाए, कश्मीरियों से नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश की जाए, क्या ये सोल्यूशन नहीं है आपकी नज़र में? मैं चाह रहा हूँ ना सर, कश्मीरियों से बात करें, आप कश्मीर की आवाम से बात करें, हर लीडरशिप, मेन स्ट्रीम से बात करें, हुर्रियत से बात करें, जमातियों से बात करें, एक्टिविस्ट से बात करें, सबसे बात करें, आप सबसे बात करें। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि आप रोज़ गोली चलाते रहेंगे और हम खामोशी से सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे। लेकिन जिस तरह के विजुअल्स हमें मोस्टली टीवी पे जो दिखाई देते हैं कि फ्राइडे के नमाज के बाद जो पत्थरबाजी होती है और उसके बाद जब क्या कहते हैं पेलेट गन्स का इस्तेमाल होता है, तो वो विजुअल्स जब तक रहेंगे तो डायलॉग की स्पेस कैसे आएगी? आजकल कोई पत्थर भी नहीं चल रहा है, आजकल कोई गोली भी नहीं चल रही है। गोली चल रही है, टारगेट किलिंग हो रही है। ये टारगेट के लिए जो आम शहरियों को चुन चुन के मारा जा रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मारा जा रहा है। एक एक चीज़ों के ऊपर आपको देखना पड़ेगा।
और आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब बातचीत के बगैर आप कश्मीर में हल नहीं ढूंढ सकते, ना पीस ढूंढ सकते हैं। आप दबाव करके, प्रजा को प्रेशराइज करके, उनको मार के, उनको दबा के आप लोगों का मुंह ज़्यादा देर बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन वो बाहर आएंगे और निकलेंगे और आपको जवाब देना पड़ जाएगा, ये रियलिटी है, ठीक है। चलिए देखिए, कश्मीर में कभी भी हालात जो है वो आम कश्मीरियों के लिए शांतिपूर्ण नहीं रहे, और किसी भी सरकार ने मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कोई कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो असल में राजनीति को बनाए रखना चाहती है। तो सर, जब तक ये पॉलिटिक्स रहेगी, जब तक इस तरह की पॉलिटिक्स रहेगी, तो आज हम मोदी से सवाल कर रहे हैं, है ना। पहले हमने मनमोहन से सरकार सवाल किया, फिर हमने पहले वाजपेयी से किया, वीपी सिंह, चलते चले जाते हैं ऐसे नाम। तो कोई एक गवर्नमेंट है जहां से उम्मीद की किरण है? मुझे सर रियासत जम्मू कश्मीर में जो भी गवर्नमेंट रही है, चाहे वहाँ के लोकल जम्मू कश्मीर की जमातें थी या नेशनल में जो भी जमातें थी, इन सब ने ठगाया जम्मू कश्मीर को, और सब ने एक बिजनेस समझा हुआ है कश्मीर में। अपना इन्वेस्ट करते हैं कि वहाँ से पैसा कैसे निकले, कुर्सी कैसे बने, और देश में सियासत करके हम कैसे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे। और सेम पाकिस्तान भी करता है, मतलब दोनों मुल्कों में ये चीज़ हो रही है। कश्मीर एक पॉलिटिक्स का हब है, ये बिजनेस है एक, और कोई मुल्क सीरियस नहीं है इसको एड्रेस करने के लिए, क्योंकि जब सीरियस होंगे, इसको एड्रेस करेंगे, तो दोनों मुल्कों के बीच तो पहली बात तो युद्ध खत्म हो जाएगा, राइट। इंडिया पाकिस्तान के बीच लड़ाई क्या है? बिजनेस खत्म हो जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा, हथियारों का बिजनेस खत्म हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान के बीच लड़ाई क्या है? कश्मीर। कश्मीर का हल करेंगे तो हथियार लेना बंद हो जाएगा, कोई मसला, कोई इनके बीच लड़ाई इंडिया पाकिस्तान के बीच नहीं रहेगी, पीस रहेगा, अमन रहेगा, खुलेआम एक दूसरे की तरफ लोग जाएंगे। तो वही तो पॉलिटिकल लोग नहीं देखना चाहते ना। पॉलिटिकल लोग चाहते हैं कि इस चीज़ को, सिचुएशन को बनाया जा रखे, और हमेशा युद्ध के तरीके पे ऐसे लड़ा जाए, मारा जाए, पीटा जाए। पीस पे नहीं आना चाहते। जब तक पीस पे नहीं आएंगे, डायलॉग में नहीं आएंगे, बातचीत पे नहीं आएंगे, तो दोनों मुल्कों का उस पर कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, मेरा एक इसमें मत है कि अक्सर पत्रकारों का मत नहीं होना चाहिए। मेरा इसमें एक मत है कि जो कश्मीर की समस्या है वो असल में कोई धार्मिक समस्या नहीं है, ना ही कोई प्रांतीय समस्या है, वो एक राजनीतिक समस्या है। आखिरी में जो सर ने वक्तव्य दिया वो ये कहा कि कश्मीर इज़ अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस हब, और वहाँ पर जो है वो अशांति का बिजनेस किया जाता है। जब तक अशांति रहेगी तब तक बिजनेस चलता रहेगा, तब तक आपकी पॉलिटिक्स चलती रहेगी, और आपके साथ जो है वो दमन होता रहेगा। आपके इस पे क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कैमरा पर्सन आशीष के साथ धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।